बच्चों, हमने पार्ट 1 के अंदर स्थिर विद्युत विभव की परिभाषा देखी थी, विभवांतर की परिभाषा देखी थी, इन दोनों के मात्रक देखे थे और मात्रक को भी परिभाषित किया था। इसके बाद में हमने एक बिंदु आवेश के कारण से विभव के मान की गणना की थी और व्यंजक निकाला था। और एक बिंदु और हमने इसमें किया था जिसमें एक बिंदु आवेश के कारण से विभवांतर कितना होता है ये हम निकाल चुके थे। ये हमारा पार्ट 1 जो था उससे संबंधित था। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 पर, अर्थात इस वीडियो में हमें जो बात करना है उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। पहला बिंदु रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण से विभव। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पिछले अध्याय के अंदर पढ़ चुके हैं। अब उसके कारण से विभव के मान की गणना करेंगे। आवेश के निकाय के कारण से विभव, यानी कि कई सारे आवेश यदि एक निकाय बनाते हैं तो उसके कारण से विभव कितना होगा ये जानेंगे। किसी आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये जानकारी लेंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके क्या गुण हैं, इस पर बात करेंगे। और विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में आपस में संबंध स्थापित करेंगे। तो इन बिंदुओं पर हमारा ये जो आज का वीडियो है ये बनाया गया है। तो आप देखिएगा इन सभी के उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। आइए अपनी बात शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव से। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। चित्र में देखें आप, ये एक प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी 2L के बराबर है। द्विध्रुव की लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। माना कि O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। O से लेकर A तक की दूरी L है और O से लेकर B तक की दूरी भी L है। और O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P को कंसिडर किया है, माना है, जहां विद्युत विभव की गणना करना है। अर्थात हमें इस बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत विभव चाहिए, कितना होगा। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने विद्युत क्षेत्र के वक्त भी द्विध्रुव के कारण से क्षेत्र की बात की थी और उस समय दो स्थितियां ली थी। एक कहा था अक्षीय स्थिति में, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष पर, और दूसरा निरक्षीय स्थिति, अर्थात दोनों को मिलाने वाली रेखा से लंबवत, मध्य बिंदु से गुजरने वाली और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबवत रेखा पर। इस चित्र में आप देखें कि P बिंदु न तो अक्षीय स्थिति को निरूपित करता है और न निरक्षीय स्थिति में स्थित है, अर्थात यह अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में नहीं है, यह कोई अन्य स्थिति हो सकती है। तो आइए हम इसके लिए एक व्यंजक निकालते हैं विद्युत विभव का। A तथा B को P से मिलाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि A को भी हम P से मिला दें और B को भी P से मिला देते हैं। A तथा B से OP पर लंब AN तथा BN डालते हैं, BM डालते हैं। ये OP है, तो बिंदु A से हम इस पर यदि लंब डालना चाहेंगे तो हमें OP को लंबा खींचना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ाया और इस पर एक लंब डाल दिया AN। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है, कोण N। और इसी प्रकार से B से भी एक लंब डाला BM, तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है। यहाँ OM बराबर L sin थीटा तथा ON बराबर L sin थीटा है। तो देखिए OM क्या है, ये OM है। अब ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये वाली लंब हो गई और ये वाली भुजा आधार हो गई। तो अगर त्रिकोणमिति का उपयोग करें तो हम कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण गुणित sin थीटा, तो इसलिए हमने लिखा है OM बराबर L sin थीटा। इसी प्रकार से ON को भी निरूपित कर सकते हैं। ये ON है, ये L है, तो ON बराबर हो जाएगा L sin थीटा। तो OM और ON के मान हमने निकाल लिए। अब आइए बात करें कि A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा। P बिंदु पर केवल इस आवेश को अगर हम कंसिडर करें तो इसके कारण से कितना विभव होगा। हम उस विभव को VA से प्रकट कर देते हैं। तो VA बराबर क्या लिखेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे दूरी, यानी कि AP, A से लेकर P तक की दूरी ये आ जाएगी।
यहाँ छोटा सा एक कंसिडरेशन है, क्योंकि 2l का मान बहुत छोटा होता है r से, यानी कि द्विध्रुव जो होते हैं ना, इनकी लंबाइयां बहुत कम होती है। तो हम मान लें कि ये दूरी बहुत कम है इसकी तुलना में, तो ऐसी स्थिति के अंदर AP जो है ये लगभग बराबर होगा NP के। ये AP और NP यहां से लेकर P तक की दूरी, इसको हम लगभग बराबर मान सकते हैं। अब NP क्या होता है, तो देखो NP बराबर है R प्लस ON, ON यानी कि L sin थीटा। तो इस प्रकार से हमारा व्यंजक क्या आ गया, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे क्या आएगा, R प्लस L sin थीटा। ये VA का मान आ गया, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण से P बिंदु पर विभव के मान की गणना कर लेना चाहिए। तो प्लस Q आवेश के कारण विभव हमने निकाल लिया, उसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब माइनस Q आवेश के कारण से भी विभव को निकाल लेते हैं। तो माना कि इस विभव को VB से प्रकट करें, तो VB बराबर क्या लिख सकेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस Q बटे BP। दूरी BP है और ऋण आवेश के कारण से विभव ऋणात्मक होगा, धन आवेश के कारण से विभव धनात्मक होगा। यहां पर भी हम ये कंसिडरेशन ले सकते हैं कि BP लगभग बराबर होगा MP के। वही वाली बात जो हमने पहले कही है कि ये अगर सूक्ष्म है तो ऐसी स्थिति में ये दूरी और ये दूरियां, दोनों दूरियां लगभग बराबर होंगी। और MP को क्या लिखा जा सकता है, MP बराबर लिख सकते हैं R माइनस L sin थीटा। देखिए ये यहां से O से लेकर P तक की दूरी R है और O से लेकर M तक की दूरी L sin थीटा है, तो यहाँ M से लेकर P तक की दूरी होंगी R माइनस L sin थीटा। ये MP हो गया। इसका मतलब BP बराबर हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L sin थीटा। और ऋण चिन्ह लगा दीजिएगा आगे। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो A के कारण से विभव हमारे पास है, B के कारण से भी विभव हमारे पास है। बिंदु P पर कुल विभव कितना हुआ, इन दोनों के विभव के योग के बराबर। क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो हम सीधा सीधा बीजगणितीय योग कर सकते हैं, अर्थात P बिंदु पर विभव हो जाएगा A के कारण विभव प्लस B के कारण विभव। तो VP बराबर लिख पाएंगे, A के कारण विभव हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और वहां आया था Q बटे R प्लस L sin थीटा, और ये माइनस आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L sin थीटा। थोड़ा सा इसे हल कर लेंगे तो VP बराबर लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा, लघुत्तम भी ले लें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो Q बाहर जा चुका है तो R माइनस L साइन थीटा और माइनस R और माइनस L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2L साइन थीटा। R कैंसिल हो गया। अब हम यहां हल कर लेते हैं इसको। तो VP बराबर लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू 2L को आप जानते हैं कि स्मॉल p से प्रकट कर सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, तो माइनस P साइन थीटा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सामान्य सूत्र है। ध्यान दीजिएगा ये जो ऋण चिन्ह आ रहा है ये बता रहा है कि माइनस के कारण से विभव ज्यादा है और प्लस के कारण से विभव कम है, इस कारण से हमें यहाँ पर एक ऋण चिन्ह प्राप्त हो रहा है। अगर P बिंदु की स्थिति हम कहीं यहाँ लेते
तो फिर ये प्लस हो जाता क्योंकि इसके पास में होते और इससे दूर होते, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये माइनस चिन्ह जो आपको नज़र आ रहा है। अब यदि L का मान हम सूक्ष्म मान लें R से, तो इसको नगण्य कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर Vp बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एक काम करते हैं, हम इसको मोड में ले लेते हैं ताकि ये माइनस चिन्ह हमें तकलीफ नहीं देगा। तो P sin थीटा बटे R वर्ग, संख्यात्मक मान ले लिया हमने, तो P sin थीटा बटे R वर्ग, ये हमारा व्यंजक हो गया किसी द्विध्रुव के कारण से विभव का। आइए बात करते हैं कि आवेश के निकाय के कारण से विभव कितना होगा। निकाय से तात्पर्य है कई सारे बिंदु आवेश आपस में पास पास स्थित हैं, तो वो मिलकर एक निकाय बनाएंगे। तो इस निकाय के कारण से कितना विभव होगा, लिख लेते हैं। माना कि 4 आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 तथा Q4 मिलकर एक निकाय बनाते हैं। चित्र देखिएगा, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और ये Q4 आवेश है। ये चारों आवेश मिलकर एक निकाय बना रहे हैं। इन चारों आवेशों का एक निकाय है। P एक बिंदु है जहां इस निकाय के कारण से कुल विभव की गणना करना है। ये माना कि एक P बिंदु है और इस पर हम विभव की गणना करना चाहते हैं। आवेशों से P की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 तथा R4 है। Q1 से दूरी P की R1 है, Q2 से दूरी R2 है, Q3 से दूरी R3 है और Q4 से दूरी R4 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः कुल विभव पृथक पृथक आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभवों के मान के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो हमें P बिंदु पर कुल विभव चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि प्लस Q1 के कारण से कितना विभव है, प्लस Q2 के कारण से कितना है, प्लस Q3 के कारण से कितना है और प्लस Q4 के कारण से कितना है, इन सभी के मान निकालकर उसका बीजगणितीय योग करते हैं, हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो VA के लिए अगर व्यंजक लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1। इसको VA के बजाय V1 से प्रकट कर रहे हैं तो V1 लिख दें। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R1। इसी प्रकार से V2 बराबर क्या होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2। V3 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 और V4 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4 बटे R4। चारों विभव के व्यंजक हमने लिख लिए हैं। तो अब आप समीकरण 1 नाम दे दें हम इसको। इस समीकरण 1 में इन चारों मानों को रखकर V के मान की गणना कर लें। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा हमारा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4। तो 4 विभव का अगर कोई निकाय है तो उसका विभव ये होगा, और यदि n आवेश होंगे तो क्या होगा, n आवेश होने पर हम आगे बढ़ाते जाएंगे इसे और इसका एक सामान्य समीकरण लिख लेते हैं और वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक, और यहाँ आ जाएगा Qi बटे Ri। तो ये हमारा व्यंजक हो गया आवेशों के निकाय के कारण से विभव के लिए। बात करते हैं किसी आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो पहली बात तो ये देखिए कि यदि कोई चालक है और हम उसे आवेश देंगे तो क्या होगा, उसके कारण से विभव का मान बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चालक के पास आवेश आएगा
हम अन्य आवेश को देंगे उसे, तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, अर्थात आवेश के साथ साथ किसी भी चालक का विभव बढ़ता है। तो यहाँ पर हम विभिन्न कारकों पर बात करेंगे कि जो किसी आवेशित चालक के विभव को प्रभावित करेंगे। इसमें नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 है कि चालक पर आवेश की मात्रा। तो जैसा कि मैं भी कह रहा था आपको कि आवेश की मात्रा यदि बढ़ेगी, आवेश ज्यादा है, और यदि हम अनंत से एकांक धनावेश को लाएं और उसको देंगे, तो हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उस प्रतिकर्षण बल के कारण से, तो विभव का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे चालक पर विभव का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा है चालक का आकार। यदि आवेश अपरिवर्तित हो, थोड़ी देर के लिए मान लें कि आवेश परिवर्तित नहीं हो रहा है, अपरिवर्तित है, और यदि चालक का आकार बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा, यानी कि आकार बढ़ने पर विभव कम हो जाता है। कब? जब आवेश की मात्रा अपरिवर्तित हो तो। तीसरा बिंदु है कि अन्य चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति के कारण से विभव का मान कम हो जाता है। यदि एक आवेशित चालक है और उसके पास में, जैसे कल्पना करें कि हम ये एक आवेशित चालक है और इसके पास में हम एक अनावेशित चालक लेकर आ गए, तो क्या होगा? अनावेशित चालक में यहां प्रेरण के कारण से ऋणावेश आ जाएगा और यहां धनावेश आएगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय के अंदर बात की है, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो अब आप देखिए कि इस धनावेश के कारण विभव था, अब एक ऋणावेश इसके पास में आ गया, तो इस ऋणावेश के कारण से विभव का मान ऋणात्मक हो गया। इस धनावेश के कारण से विभव धनात्मक होगा, परंतु पास में कौन है? ऋणावेश है। प्रभावशील कौन होगा? ऋणावेश होगा। तो ये ऋणावेश इफेक्टिव होगा और प्रभावशील होगा, ये निश्चित रूप से इस धन आवेश के विभव को कम कर देगा। तो इस कारण से हम कहते हैं कि अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति के कारण से भी विभव का मान कम हो जाता है। और चौथी बिंदु पर बात करेंगे कि चालक के चारों ओर का माध्यम। तो वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में विभव का मान कम हो जाता है। आपने देखा है कि नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम लेते हैं v के मामले में। हम एक बिंदु आवेश के कारण से विभव की अगर बात करें तो ये लिखते हैं, ये वायु के अंदर है, एयर के अंदर, और यदि यही व्यंजक हमें माध्यम में लिखना होगा तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q/r। k माध्यम का परावैद्युतांक है और k का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो k का मान बढ़ेगा तो v का मान घटेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य माध्यम में विभव का मान कम हो जाता है। अब बात करना है हमें समविभव पृष्ठ के बारे में। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समविभव, विभव कैसा है? सम यानी कि समान, और पृष्ठ अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। परिभाषा लिखी है, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर उसके चारों ओर खींचा गया गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। यह देखिएगा कि एक प्लस आवेश है, धन आवेश है, हमने इसको केंद्र मानकर इसके चारों ओर सकेंद्रीय 3 गोले बना रखे हैं जो डॉटेड लाइन से प्रकट किए जा रहे हैं। हम किसी भी गोले पर बात कर लेते हैं, माना कि ये हमारा एक गोला है जिस पर हम इस बिंदु पर बात करें, तो इस धन आवेश से इस बिंदु की दूरी माना कि r है, तो r बिंदु पर स्थित इस बिंदु पर विभव का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। और अगर हम इस बिंदु पर बात करेंगे तो भी देखिए कि दूरी समान है, आवेश भी समान है, तो विभव का मान यही होगा। इस बिंदु पर भी विभव यही होगा, इस बिंदु पर भी विभव यही होगा, और इन सभी बिंदुओं पर विभव के मान कैसे होंगे? समान होंगे। तो जब इन बिंदुओं पर विभव समान है तो बाकी बचे हुए बिंदुओं पर भी विभव के मान समान ही प्राप्त होंगे। तो कहा जा सकता है कि ये जो
केंद्र मानकर हमने एक r त्रिज्या का गोला बनाया है। तो इस गोले की जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, वो कैसी है? ऐसी पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। इसलिए इस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। वैसा ही ये अंदर वाली पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ है। इसके लिए त्रिज्या का मान अलग है। इसके अंदर वाली पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ है। तो इस को केंद्र मानकर हम समविभव पृष्ठ तैयार कर सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण से हमें गोलाकार समविभव पृष्ठ प्राप्त होगी। आवेशित चालक का पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ होता है। एक जानकारी की बात है कि यदि कोई चालक आवेशित है तो उसका पृष्ठ कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। अर्थात चालक के पृष्ठ पर, आवेशित चालक के पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव के मान समान होते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब देखिए कि दो समविभव पृष्ठ, दो यानी कि अलग अलग हैं दो पृष्ठ। जैसे हम कह रहे हैं कि एक अंदर वाला पृष्ठ ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, पर यहाँ पर विभव का मान अलग है, यहाँ पर विभव का मान अलग है। तो ये दो पृथक पृथक समविभव पृष्ठ हुए और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। कारण ये कि प्रतिच्छेद किया तो उस बिंदु के ऊपर विभव का मान समान होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये जो तीर नजर आ रहे हैं हमको, ये विद्युत क्षेत्र को प्रकट कर रहे हैं। तो किसी भी बिंदु पर यदि हम देखें तो ये तीर का निशान जो है वो लंबवत है। विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य बराबर होता है आवेश गुणित विभवांतर। अगर हम A से B तक ले जाएं तो हम लिखेंगे W बराबर Q VA माइनस VB। अब आप देखिए कि यदि VA और VB दोनों बराबर हैं, अर्थात जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव दोनों समान है। तो इस स्थिति के अंदर W का मान क्या प्राप्त होना है? शून्य प्राप्त होना है, क्योंकि विभवांतर शून्य है। तो समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है। अर्थात किसी समविभव पृष्ठ पर यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश लेकर जाएं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और समविभव पृष्ठ वक्र या समतल पृष्ठ हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पृष्ठ गोलाकार पृष्ठ है और एक नीचे चित्र बनाया है हमने, जो समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। और ये जो तल नजर आ रहे हैं ये समविभव पृष्ठ को प्रकट करते हैं। तो ये एक समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है, ये तीसरा समविभव पृष्ठ है। तो आप देखिए कि एक समतल पृष्ठ है। तो जहां विद्युत क्षेत्र एक समान होंगे वहां पर समविभव पृष्ठ समतल होंगे। तो समविभव पृष्ठ समतल भी हो सकते हैं और वक्राकार भी हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध पर। विद्युत क्षेत्र पिछले अध्याय में बात की थी और विद्युत विभव पर हम इस अध्याय में बात कर रहे हैं। जहां विद्युत क्षेत्र है वहां विद्युत विभव भी पाया जाता है। दोनों में क्या संबंध है? एक उदाहरण लेकर बात कर लेते हैं। माना कि A तथा B दो बिंदु एक समान विद्युत क्षेत्र E में पास पास स्थित हैं। ये समानांतर बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं। अर्थात इस समष्टि में यानी कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान है। तो एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, दोनों पास पास स्थित हैं, दोनों के बीच की दूरी dx है, इनके मध्य की दूरी dx है। एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। अब एक परीक्षण आवेश Q0 है, हम उसको B से A तक लाना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिएगा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में क्रियाशील है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा ये है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, इनका अदिश गुणनफल। बल बराबर होता है आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो dw बराबर हमने लिखा है Q0 इंटू E, अर्थात ये बल को प्रकट कर रहा है। dx विस्थापन हो गया और cos थीटा और थीटा का मान 180 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये E की दिशा और ये dx की दिशा है।
तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से 180। 180 की cos 180 -1 होता है, तो dw बराबर माइनस क्यू ई dx, ये आ गया। यदि a तथा b के मध्य विभवांतर का मान dv हो, हम इन दोनों के बीच विभव का अंतर dv से प्रकट कर दें, तो dv बराबर क्या लिखेंगे, dw बटे q0। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाता है। तो dv बराबर dw बटे q0। अब आप dw का मान यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा माइनस q0 e dx बटे q0, q0 से q0 कट गए, तो dv बराबर क्या है, e dx माइनस e dx, या फिर आप इसको लिख सकते हैं e बराबर माइनस dv बटे dx। ये संबंध है विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मध्य। माइनस dv अपॉन dx को विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक नई परिभाषा है ये विभव प्रवणता की। प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये विभव प्रवणता को प्रकट करता है। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा होती है। विभव प्रवणता, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा होती है। इसका संख्यात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। विभव प्रवणता का संख्यात्मक मान बराबर होता है, पर ऋण चिन्ह के साथ में होता है, यानी कि दिशाएं विपरीत होती है। यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। ये जो dx है ना, ये विस्थापन है। इस कारण से इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो a पर विभव का मान ज्यादा है और b पर विभव का मान कम है, तो विभव प्रवणता की दिशा b से a की ओर होगी। तो ये विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध हुआ।